हाँ बच्चों, आज हम लोग आनुवंशिकता एवं जैव विकास कक्षा 10 का एक चैप्टर है विज्ञान का, उसको पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि आनुवंशिकता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। उसके बाद जैव विकास भी इसी में सम्मिलित है, या विकास सिंपली आप उसको कह सकते हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सबसे पहले आप ये जानिए कि आनुवंशिकता का संबंध किससे है। आनुवंशिकता का संबंध जो है जनन से है। और आप ये जानते हैं कि इतना डाइवर्सिटी है जीवधारियों में, मतलब इतनी विविधता है, और इसी विविधता की वजह से सबको एक साथ हम लोग अध्ययन नहीं कर पाते। तो अच्छा, जीवों में जनन किस लिए होता है कि जिससे जीव की जाति जो है समाप्त न हो, क्योंकि अगर जनन नहीं होगा तो जीव की जाति समाप्त हो जाएंगी, जीव की जातियां समाप्त हो जाएंगी। तो जनन देखिए, एक जनन पहले समझिए क्या होता है। जनन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीवधारी अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। अपने समान संतान उत्पन्न करने को ही, अपने समान संतान उत्पन्न करने को ही की ही प्रक्रिया को जो जीवधारियों द्वारा की जाती है उसको हम जनन कहते हैं। और जनन जो है सिंपली दो तरह का होता है, अलैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन वो होता है जिसमें जीवधारी का कोई भी लैंगिक अंग या लैंगिक युग्मक, या आप कह सकते हैं कोई भी युग्मक शामिल नहीं होता है। उसमें एक ही पेरेंट से, मतलब एक ही जीव से जनन हो जाता है। और लैंगिक जनन में दो जीवों का, मतलब एक नर का और एक मादा का, मतलब एक पुरुष का और एक स्त्री का होना आवश्यक होता है, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक के सम्मिलन से नए जीव का जन्म होता है या नए जीव का विकास होता है। क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव सम्मिलित है, मतलब एक ही पेरेंट इसमें शामिल है, इसलिए इसमें जो है विभिन्नताएं होने की संभावनाएं कम है, विभिन्नता कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि एक जीव से आ रहा है और इसमें जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा, क्योंकि डीएनए ही ऐसी चीज़ है जो आनुवंशिक लक्षणों को, मतलब माता पिता से जो लक्षण है उसको संतानों में लाने का काम डीएनए करता है। तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण पहले होता है, मतलब डीएनए अपने जैसी कॉपी बनाता है। डीएनए अपनी जैसी जो है दूसरा डीएनए बनाए तो उसी को हम डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहते हैं। तो इसमें जब ये प्रतिकृतिकरण करेगा तो इसमें त्रुटियां होने की संभावना कम रहेगी, त्रुटियां कम होती हैं। और जब लैंगिक जनन होगा, मीन्स दो इंडिविजुअल शामिल हैं, एक माता और एक पिता, तो जब दो इंडिविजुअल शामिल हैं तो यहाँ पर जब डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा तो उसमें त्रुटियां होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और त्रुटियां जब होने की संभावना ज़्यादा है तो कहने का मतलब इसमें विभिन्नताएं भी होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये समझने की है कि विभिन्नता जो है वो लाभदायक भी हो सकती है। जैसे इसमें एक ही तरह के जीव मिल रहे हैं, हमेशा विभिन्नताएं कम हैं तो एक समान जीव ज़्यादा मिल रहे हैं। इसमें लैंगिक जनन में विभिन्नताएं ज़्यादा हैं तो जीव अलग अलग तरह के मिल रहे हैं, जो वो बिल्कुल अपने माता पिता जैसे नहीं है। तो वो विभिन्नता, ऐसी भी विभिन्नता हो सकती है जो लाभदायक भी हो सकती है। अब हम लोग समझेंगे इसको, जो है मैं रब कर रहा हूँ, इसके बाद आपको बताऊँगा कि मेंडल ने इसमें क्या योगदान दिया है। मैं बता रहा था कि मेंडल ने क्या प्रयोग किए। मेंडल ने इसी बात को समझाने के लिए कि लक्षण जो हैं वो डीएनए द्वारा, मतलब जीन द्वारा, क्योंकि जीन कहाँ होते हैं, वो डीएनए के एक छोटे से भाग पर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन निर्माण होता है सभी जीव शरीर में, तो प्रोटीन का निर्माण जैसे होता है तो डीएनए के किसी खंड पर ऐसी कोई सूचना होती है जो प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे मान लीजिए डीएनए होता है, ये मान लीजिए गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र जो है वो द्विसूत्रीय होते हैं, मतलब दोनों सूत्र उसके आपस में उलझे रहते हैं। तो इसीलिए गुणसूत्र कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। गुणसूत्र हमेशा पेयर्ड होंगे, पेयर्ड मीन्स जोड़े में। तो जैसे मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं,
23 जोड़ी का मतलब 46 हैं, संख्या में 46 हैं, लेकिन ये 46 जो हैं अलग अलग नहीं है बल्कि 23 जोड़ी के रूप में है। तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए वो मटर के पौधों पर किए। मटर के पौधों पर ही क्यों किए? क्योंकि मटर के पौधे आसानी से मिल जाते हैं, इजली अवेलेबल हैं, इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मतलब छोटा सा जीवन चक्र है, और इसीलिए मतलब 1 वर्षीय पौधा है, इसीलिए इस पर जो प्रयोग करना आसान है। क्योंकि मनुष्य पे प्रयोग करने पर उसकी पीढ़ियों का अध्ययन करने के लिए बहुत समय लग जाता है, एक पीढ़ी आने में 18-20 साल लग जाता। तो इसलिए अच्छा, इसमें जो है 3-4 महीने में एक पीढ़ी का अध्ययन आराम से हो सकता है। तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है और आनुवंशिकी के पिता ये कहलाते हैं, आनुवंशिकता के पिता के जनक। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही पहले आनुवंशिकता की नींव रखी थी। इनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था और जनवरी 1884 में इनका देहांत हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अपने सारे प्रयोग 7 वर्षों के बीच में किए और 1856 से लेकर 1863 के बीच में। 7 का आंकड़ा इनके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। 7 वर्षों में इन्होंने प्रयोग किया। मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो ये 7 का बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इन्होंने 7 विपरीत लक्षणों को भी, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को भी इन्होंने लिया, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण। तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं मेंडल के जीवन में। 7 वर्षों तक इन्होंने सारा प्रयोग अपना किया, 1856 से 1863 के बीच में। 7 जोड़ी गुणसूत्रों का जो है देखा उसमें, किसमें? मटर में। 7 जोड़ी का मतलब हुआ कुल 14, 1 जोड़ी का मतलब 2 हुआ, तो 7 जोड़ी मीन्स 14 गुणसूत्र। और 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया, जैसे लंबे पौधे बौने पौधे के बीच में, फिर लाल फूल वाले सफ़ेद फूल वालों के बीच में, गोल बीज और झुर्रीदार बीज, या जो है हरे बीज या पीले बीज, इस तरह से, या फूली हुई मटर, सिकुड़ी हुई मटर की फली, ठीक है, कक्षस्थ फूल या अग्रस्थ फूल, ठीक है। इस तरह से उन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के उनमें आपस में संकरण करा करके देखा कि किस तरह के जो है पौधे उन्हें प्राप्त होते हैं। इस आधार पे उन्होंने 3 नियम जो हैं दिए। पहला नियम था उनका प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम कहलाता है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहले वाले को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, दूसरा वाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसमें सबसे पहला जो है प्रभाविता का नियम हम लोग जो है अब अगले वीडियो में आप अध्ययन करेंगे कि किस तरह से प्रभाविता का नियम लागू होता है और इसका क्या मतलब होता है, कौन से लक्षण प्रभावी होते हैं, कौन से अप्रभावी होते हैं, ऐसा क्यों होता है, अगली पीढ़ियों में क्या क्या होता है। ये नियम जो है एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण क्या है ये भी हम लोग जो हैं अध्ययन करेंगे। और ये तीसरा नियम जो है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर। तो दोनों के बीच में अंतर और प्रभाविता के नियम से हम लोग शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।